अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स एकेडमी। तो आज हमारी यहाँ पे सेक्शन शुरू कर रहे हैं पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में भी हम सबसे पहले अपनी यहाँ पे रोमैटिक फ़ीवर को कर रहे हैं। अब रोमैटिक फ़ीवर के करने की वजह ये है कि ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ आ जाती है। इससे पहले हमारी आ जाती हैं साइनोटिक, ए साइनोटिक, उनको हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो ये हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा हाइपरटेंशन आ गई या फिर उसके अलावा हमारे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम पहले करेंगे क्योंकि इनमें से MCQs लाजमी आना होता है। तो अब डिज़ीज़ को करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम पेशेंट की यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक दी हुई है फर्स्ट एड के अंदर ही, इसको यहाँ पे कर लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे उसकी मतलब उसके अंदर सिम्पटम्स क्या हैं पेशेंट के अंदर, उसके हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, उनमें क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए, और उसके बाद आपके जो है ना मैनेजमेंट क्या होगी पेशेंट की। ये सारा हम यहाँ पे एक ही वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आगे हमारा रोमैटिक फ़ीवर। रोमैटिक फ़ीवर का जो पेशेंट है ना, ये होती है बच्चों की डिज़ीज़ होती है। इसमें क्या आपका जो पेशेंट आएगा ना, उसने 5 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए पेशेंट की, और उसके बाद हिस्ट्री देगा आपको किस चीज़ की, सोर थ्रोट की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक बच्चा है 5 से 15 साल का है, उन्होंने वो आपके पास आए, आपके पास कोई एक आदि मतलब सिम्टम आ गए, फीवर आ गया पेशेंट में, और उसके बाद आप कहोगे, वो आपको कहते हैं कि आपका मतलब 2-3 दिन पहले बच्चे का गला ख़राब हुआ है तो आप उसको रोमैटिक फ़ीवर डायग्नोज कर दो। ऐसा नहीं है। रोमैटिक फ़ीवर के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे, वो वाली भी होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये है कि रोमैटिक फ़ीवर जो है ना आपका हुआ, ये आपका करता कौन है? ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस बीटा बीटा हीमोलिटिक जो है ना ग्रुप ए, वो आपका आएगा बॉडी में और आके आपको करवाएगा फेरेंजाइटिस, या फिर आपका गला ख़राब करवाएगा, सॉर थ्रोट होगी। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि इस बैक्टीरिया के अंदर होती है एम प्रोटीन। इसका एक एंटीजन होता है, उसके ऊपर एम प्रोटीन्स होती हैं। अब बॉडी जो है, बॉडी ने ऐसे तो नहीं है ना कि बॉडी के अंदर आपके बैक्टीरिया फिर और बॉडी ने उसके खिलाफ कोई काम नहीं करना। जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, बॉडी क्या करती है, आपके बी सेल्स जो है ना, उनके थ्रू एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़। तो अब आया हमारा एम प्रोटीन। एम प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने बना दी ये एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये जाके बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देंगी। लेकिन अब बैक्टीरिया हमारा हो गया ख़त्म, गला ठीक हो गया। लेकिन इसमें अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है एम प्रोटीन में, वो ये है कि इसकी मालिक्यूलर मिमिक्री होती है। मालिक्यूलर मिमिक्री से क्या मुराद, कि इसके अंदर जो मालिक्यूल है ना, जो उसकी मतलब तरतीब है, जो उसकी अरेंजमेंट है, वो हमारी कुछ बॉडी के अंदर जो है ना चीज़ें, कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर हमारे हार्ट के सेल्स आ गए जिसमें हमारी मायोसिन आ गई। तो इनके साथ ये क्या करता है, मालिक्यूलर मिमिक्री होती है, इसके सेम मालिक्यूल्स होता है। तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ तो बन गई। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी आपकी मालिक्यूलर मिमिक्री होने की वजह से आपकी इन चीज़ों को भी जाके अटैक करना शुरू कर देगी। तो अब हमारा ये था तो नहीं एंटीजन, लेकिन बॉडी इसके ऊपर अटैक कर रही है, तो ये हमारा मतलब है ना आपको लेके चली जाएगा हार्ट डिजीज़ की तरफ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, एम प्रोटीन्स बनी, एम प्रोटीन के अंदर एंटीबॉडीज़ आई हमारी। एंटीबॉडीज़ के मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दिया। अब उसकी क्या हुआ कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई। अच्छा, ये क्रॉस रिएक्टिविटी करता किस किस के साथ है हमारा, ये जो एम प्रोटीन जो होती है इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी हो, ये एंटीबॉडीज़ जो बनी है ये क्रॉस रिएक्टिव हो जाती है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारी स्किन की है उसके, और उसके बाद ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके बाद हमारा बेजल गैंग्लिया जो है ना, इनके इनके साथ इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। जब हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन को साथ इसके मतलब क्रॉस रिएक्टिविटी शुरू की, स्किन को इसने काम करना ख़राब शुरू किया वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी स्किन की इरप्शन। और उसके बाद जब हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन को ये अटैक कर रही है, तो पेशेंट जो है आपका आर्थराइटिस देगा, और अगर बेजल गैंग्लिया को कर रही है तो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। अब इस डिज़ीज़ में सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये आपके जो अटैक करती है ना, आपके हार्ट वाल्व्स को अटैक करती है। हार्ट वाल्व्स में सबसे ज़्यादा जो आपका अटैक होता है ना, वो होता है आपका माइट्रल वाल्व, उसके बाद एओर्टिक, और उसके बाद ट्राइकस्पिड। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, क्योंकि हमारा जो है माइट्रल लेफ़्ट साइड से, माइट्रल से जाएगा एओर्टिक में, एओर्टिक से बॉडी में गया, बॉडी में जब जाएगा, बॉडी के बाद जाएगा हमारे हार्ट की तरफ राइट साइड पे, तो राइट साइड पे होता है हमारा ट्राइकस्पिड। तो ये उसको जाके भी मतलब इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट ये होगी यहाँ पे। और ये क्या होता है कि आपका हाईएस्ट प्रेशर जिसमें होता है ना ज़्यादा, माइट्रल में और उसके बाद एओर्टिक में, उनको ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आपकी डिज़ीज़ जो है वो है आपकी एक्यूट, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी माइट्रल रिगर्जिटेशन। और अगर ये क्रॉनिक हो जाए
तो क्रोनिक में क्या आ जाएगा आपका, स्टिनोसिस। और उसके बाद इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे बैक्टीरिया आया बॉडी में, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, बैक्टीरिया को हमने किल किया। लेकिन अब ये जो डिज़ीज़ हमारी मैनिफेस्टेशन आई है डिज़ीज़ की, तो इसमें क्या है कि आपका बैक्टीरिया तो है नहीं, आपकी तो बॉडी जो है अपने सेल्स के अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो ये हो गई आपकी हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन का कम्प्लेक्स बना है, एंटीबॉडी एंटीजन। तो ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये हमारी होती है टाइप 2। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये कि इसके अंदर डिजीज़ में आपका बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया, अब आपके आपके हार्ट सेल्स को ये कर रही है अफेक्ट। तो ये जो आपकी बैक्टीरिया की होगी ना, यहाँ पे ये सॉरी आपकी जो है इन्फेक्शन होगी, वो होगी नॉन सुपरेटिव। तो इसके बाद हम चले जाते हैं इसकी सिम्टम्स के अंदर। तो सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट आपका जो है, ये आपने यहाँ पे ये जोन्स जो है ना, जोन्स को याद रखना है। ये वाली चार पांच की पांच चीज़ें आपकी लाजमी हो रही होंगी। और इसके अलावा अब यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी में गया है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बॉडी ने जो काम किया उसमें अब क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट को फीवर हो जाएगा। पेशेंट फीवर हुआ, फीवर की वजह से पेशेंट के अंदर मलेज आ गया, आर्थरेल्जिया आ गया, एनोरेक्सिया आ गया, उसके बाद लिथार्जी आ गई, ये वाली सारी चीज़ें। और इसके अलावा अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके पेशेंट जो है, अब जब इसने आपके हार्ट को अटैक करना है, अब क्या हुआ है इसके अंदर ना, ये जॉन्स जो है ना, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी, मतलब वही साइनोवियल मेम्ब्रेन को जब करेगी, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट हो गई, कार्डाइटस हो गई, नोड्यूल्स हो गए, उसके बाद एरिदीमा हो गया, और उसके बाद साइडनहाम कोरिया। अब ये जो हम पहले तो हमने देख लिया ना, हमारा ये जो है जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगी। जॉइंट्स में क्या आ गए आपके जो है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करेगी। इसकी वजह से जो आपकी है ना माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो जाएगी इसमें। और माइग्रेटरी में क्या है कि आपके नी को अटैक किया, फिर कभी आपकी चली जाएगी एंकल में, कभी आपकी चली गई ये एल्बो में, कभी ये चली गई आपके रिस्ट में। तो ये आपकी होगी माइग्रेटरी नेचर होती है इसकी। अब आपकी ये जो है स्किन, स्किन को जब इसने अटैक करना है, तो स्किन में क्या है कि ये आपकी एरिदीमा मार्जिनेटम बनाती है। एरिदीमा मार्जिनेटम में क्या है, अब ये वर्ड आपका शो कर रहा है, एरिदीमा मींस रेडनेस, और मार्जिनेटम जो आपके मार्जिन्स पे है सिर्फ, मतलब क्या होगा, सेंटर से ये आपका ठीक होगा, मतलब स्किन वाला कलर होगा, और साइडों से ये जो है ना आपका रेड कलर का हुआ होगा, एरिदीमा मार्जिनेटम हो गया। और उसके बाद ये आगे आगे हमारा साइडनहाम कोरिया। अब साइडनहाम कोरिया, अच्छा एरिदीमा मार्जिनेटम कहाँ कहाँ पे आता है, आपका ट्रंक पे आ गया, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ पे आ गया, लेकिन ये आपके फेस पे नहीं आता, फेस के ऊपर नहीं आता ये वाला। और उसके बाद अब आ गया हमारा साइडनहाम कोरिया। साइडनहाम कोरिया क्या है, आपकी पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट हो गई आपकी, किसकी, फेस की, आपके हैंड्स की, लिम्स वगैरह, मतलब फीट्स वगैरह सारों की। तो ये जो होती है ना आपकी होती है साइडनहाम कोरिया। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पीच होती है ना पेशेंट के, आपके पेशेंट की जो स्पीच होती है वो हॉल्टिंग हो जाती है और एक्सप्लोजिव। अब ये सारे तो हमने देख लिया, हमारा एक रह गया कार्डाइटस। अब कार्डाइटस जो इसमें होता है वो होता है पैन कार्डाइटस। पैन कार्डाइटस से क्या मुराद, मतलब टोटल हार्ट के कार्डाइटस, मतलब क्या कि आपकी एपिकार्डियम भी इन्वॉल्व होगी, आपकी मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व होगी, और उसके बाद आपकी एंडोकार्डियम भी इन्वॉल्व होगी। अच्छा, जब आपकी एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हुई, अब एंडोकार्डाइटिस हुआ पेशेंट को, तो उसमें आ जाएगा आपका स्टिनोसिस आ जाएगा, मतलब वही हमने जो अपने वॉल्व्स को देखा ना, यहाँ पे ये हमारा है, एक मिनट, यहाँ पे ये हमारा माइट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसमें जो है आपका वॉल्व को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी, जिसमें आपका जो है अगर स्टिनोसिस कर रही है, वो मैंने आपको बताया नहीं है शायद, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो माइट्रल वॉल्व है ना वो आपका होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये दो कस्प होते हैं इसके। और अब क्या हो जाता है, जब आपकी ये क्रोनिक हो जाती है आपकी रिमेटिक हार्ट डिजीज़, तो ये हो जाता है यूं करके, मतलब स्टिनोसिस हुई हमारा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया, हमारा जब माइट्रल वाल्व जो है क्रोनिक हो जाती, क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, जब हमारा माइट्रल वाल्व जो है वो हमारा स्टिनोज हो जाता है। तो स्टिनोसिस में ये यूं करके आ गया। अब ये देखिए आपका, जैसे आपका बटन होता है ना, ये आपका कोट का, तो उस तरह से इसकी मतलब शेप बन गई। या फिर आप अगर अदर वर्ड्स में आप कह लें इसे, जैसे आपकी ये फिशेज़ होती हैं, फ़िश का आप माउथ देखेंगे आगे से, तो वो भी इस तरह से ओपन हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ़िश होल डिफॉर्मिटी, फ़िश माउथ, सॉरी, फ़िश माउथ डिफॉर्मिटी, या फिर बटन होल डिफॉर्मिटी, फ़िश माउथ या फिर बटन होल डिफॉर्मिटी। तो जब क्रोनिक हो जाएगी तब आपका ये हो जाएगा।
बाद जब ये आपका माइट्रल वाल्व को इसने अटैक करना है तो माइट्रल में अब क्या हो जाएगा, ये आपके कॉर्डा टेंडिनी वगैरह ठीक हो जाएंगे और उसके बाद एओर्टिक में क्या हो जाएगी, आपकी फ्यूजन हो जाएगी कमीशर्स की। अब इसमें क्या होता है, आपके एंडोकार्डाइटिस में ये आपके क्या होते हैं, वेजिटेशन वगैरह भी बन जाती हैं और रिगर्जिटेशन इसमें हो जाएगी। अब मायोकार्डाइटिस जब ये करेगा, मायोकार्डाइटिस में आपको जो इसका एक पैथोनोमिक है ना जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि आपको एस्कॉफ बॉडीज़ नज़र आएंगी और एस्कॉफ बॉडीज़ के अंदर अब क्या होता है, निचकोफ सेल्स होते हैं। अब इनके बारे में ये है कि इनके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, इन लार्ज मैक्रोफेज होते हैं, ओवॉइड होते हैं और उसके बाद रॉड लाइक इनका न्यूक्लियस होता है। अब इसके बाद हमारा ये तो हो गया हमारा हार्ट को। अब हार्ट के अराउंड हमारी पेरिकार्डाइटिस। अब इसमें क्या होता है, आपकी पेरिकार्डाइटिस भी ये कर देती है। अब पेरिकार्डाइटिस जब ये करेगी तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका पेशेंट जो है वो आपको चेस्ट पेन बताएगा, उसके अलावा फ्रिक्शन रब आएगी आपको, उसके अलावा आप पूरा पूरे 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 का पूरा आपका, क्योंकि हार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, पेशेंट आपको ब्रेथलेसनेस देगा, पाल्पिटेशंस देगा, उसके अलावा मरमर आएगा इसके अंदर। आपका जो मरमर आएगा ना, वो अगर रिगर्जिटेशन का है तो वो आपका रिगर्जिटेशन का होगा सॉफ्ट सिस्टोलिक। अब क्या हुआ इसमें, आपका अभी वॉल्व आपका जो है ना वो बंद नहीं हो रहा सही से, यहाँ पे किधर गई इसकी पिक्चर। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप सिस्टोल करेंगे ना पेशेंट, जब उसका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा रिगर्ज हो जाएगा। तो अब क्योंकि सिस्टोल के दौरान आपका नॉर्मली तो बंद होना चाहिए था आपका माइट्रल वॉल्व, अब ये ओपन है तो अब क्या हो जाएगा, आपका ब्लड रिगर्जिटेशन कर जाएगा, रिगर्ज कर जाएगा आपके एट्रिया में। तो आपका जो साउंड आएगा, अब क्योंकि सिस्टोल के दौरान आया तो सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन का सॉफ्ट मरमर आएगा। और उसके अलावा अगर वेल्वुलाइटिस है तो उसमें सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मरमर आ जाएगा आपका। और वॉल्व सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे माइट्रल इन्वॉल्व है। और उसके बाद मालिकुलर मिमिक्री इसमें आ जाती है टुवर्ड्स मायोसिन के। अब इसके अंदर ये हमने यहाँ पे ये वाला देख लिया अपना जोन्स क्राइटेरिया को भी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा, अब हमने मतलब इसके अंदर क्राइटेरिया, अभी सॉरी ये इसका पूरा नहीं है। क्राइटेरिया में क्या है हमारा, जोन्स क्राइटेरिया जो है ना, जो भी क्राइटेरिया है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेजर क्राइटेरिया और एक होता है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया तो हमने देख लिया इसके अंदर, वो वही हमारा जोन्स, ये हमारा कार्डाइटस हो जाएगा। और ये हमारा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो पोली आर्थराइटस, वही हमारा माइग्रेटम, वही जो हमारी माइग्रेट कर रही है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटस। उसके बाद नोड्यूल्स आ जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे एरिदीमा आ जाएगा और उसके बाद साइडनहाम कोरिया। मेजर क्राइटेरिया में यही चीज़ें हैं। अब माइनर क्राइटेरिया में क्या है, अब हमारा क्योंकि हमारी यहाँ पे इन्फेक्शन हुई है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया गया है, तो सबसे पहले तो पेशेंट देगा फीवर के साथ और किसी चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपका आ जाएगा आर्थ्रेल्जिया। उसके अलावा मतलब आपका ESR और CRP इन्फेक्शन के साइन जो हैं ये बड़े हुए होंगे आपके पेशेंट के अंदर। साथ ल्यूकोसाइटोसिस ये आपको आ जाएगी, ल्यूकोसाइट्स आपके बड़े हुए होंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जब हार्ट इन्वॉल्व हुआ है तो हो सकता है आपका PR इंटरवल बढ़ जाए। PR इंटरवल जब बढ़ता है तो ये हमारे होते हैं AV ब्लॉक्स, ये आ सकता है पेशेंट के अंदर। और उसके अलावा अगर वो पेशेंट आपको दे दे हिस्ट्री दे दे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की, मतलब गले ख़राब की, तो ये भी आपके माइनर क्राइटेरिया में आ जाता है। और इसका अब डायग्नोज करने का क्या तरीका है इसमें जोन्स क्राइटेरिया में, या तो आपके दो के दो मेजर आ जाएं या फिर एक मेजर तो आ गया उसके साथ हमारे दो माइनर आ जाएं, तो ये आपका डेफिनेटिव डायग्नोसिस इसका आ जाएगा। उसके बाद अब पेशेंट के आपके अंदर आपने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, तो इन्वेस्टिगेशंस में आपने पेशेंट का CBC करवाना है। CBC में वही चीज़ें जो हमारे माइनर क्राइटेरिया में है कि आपका ESR और CRP बढ़ा हुआ होगा, उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आएगी आपको। उसके बाद जब आप ECG करवाएंगे वही माइनर क्राइटेरिया वाली चीज़ें, आपका PR इंटरवल बढ़ा हुआ होगा, आपको AV ब्लॉक नज़र आएगा उसके अंदर। उसके बाद जब आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि आपने जब पेशेंट की ईको करवानी है, ईको में अब हमें पीछे हमने देख लिया हमारा जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस हो रही है, तो यहाँ पे आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन आएगी। और उसके अलावा अगर स्वेयर हो गया काम तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको प्रोलैप्स वगैरह भी नज़र आ सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी आ सकती है इसके अंदर। और उसके अलावा आपको जो है ना पेरिकार्डियल इफ्यूजन आएगी, पेरिकार्डाइटिस जो है ना पेशेंट के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन आ जाएगी। आपने इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है जो आपने इसकी सीरोलॉजी करवा लेनी है पेशेंट की। सीरोलॉजी में क्या है, आपने ब्लड के अंदर से वो देख लेनी है एंटीबॉडीज़ वगैरह, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं हमारी ASO एंटीबॉडीज़।
ASO का क्या मतलब है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़। और ये क्या होती है, आपकी 5 में से 1 पेशेंट के अंदर ये नॉर्मल आ जाती है। ये भी मतलब 5 में से 1 पेशेंट के अंदर कंफर्म नहीं आएगी आपको। उसके अलावा आपने पेशेंट का अगर चेस्ट एक्सरे करवा लिया तो वही आपको कार्डाइटिस नज़र आ जाएगा। पैन कार्डाइटिस है तो आपकी कार्डियोमेगाली नज़र आ जाएगी। और उसके अलावा अब इसमें एक और चीज़, आपका पेशेंट जो है उसने गला ख़राब की हिस्ट्री बताई है, तो अगर आप उसका करवाओगे थ्रोट कल्चर, तो अब उसमें क्या है कि आपकी डिजीज़ तो तब आई जब आपका मतलब गला तो ठीक हो गया। तो अब जब आप उसको थ्रोट कल्चर करवा के देखना चाहेंगे कि हमारा इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई है कि नहीं, तो ये आपकी, क्योंकि अब इन्फेक्शन वहाँ पे है ही नहीं, इन्फेक्शन रिजॉल्व हो चुकी है, तो आपको ये नेगेटिव आएगा। अब इसके बाद चले जाते हैं हम अपनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे पेज, ये यहाँ पे, तो मैनेजमेंट में ये है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि आप जी रेस्ट पे आ जाओ, बेड रेस्ट पे आ जाओ, रेस्ट करवा देनी है पेशेंट को। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है कार्डिक जो है वो कार्डाइटिस हो रही है, हो सकता है पेशेंट यहाँ पे आगे मतलब चलता चलता यहाँ पे कार्डिक फेलियर की तरफ चला जाए, तो आपने कार्डिक फेलियर को भी साथ साथ ट्रीट करना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा पेशेंट का तो फिर आपने कार्डिक फेलियर को ट्रीट करना है। और अगर इससे रिस्पॉन्स ना आए, मतलब वो वाली आपकी जो है रिगर्जिटेशन वगैरह ये वाली सारी चीज़ें ठीक ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, वाल्व रिप्लेसमेंट करवानी है पेशेंट की। उसके बाद अब पेशेंट जो है इसके अंदर, उसके अंदर आया इन्फेक्शन हुई है बॉडी के अंदर, तो आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक भी देनी है उसे। और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें हमारी कौन सी होगी, पेंसिलिन। पेंसिलिन में अब अगर हमने सिंगल डोज देनी है पेशेंट को, सिंगल डोज वाली आ जाएगी हमारी बेंजाथीन बेंजाइल पेंसिलिन। और उसके बाद अगर डिवाइडेड डोज में देनी है हमने पेशेंट को, तो उसमें आ जाती है हमारी फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन। ये हम तकरीबन इसे 4, मतलब ये हमने ये पेशेंट को जो है ना, ये हमने 1.2 जो है ना यूनिट्स देने हैं, 1.2 मिलियन यूनिट्स देने हैं। और उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये फिनॉक्सी मिथाइल जो पेंसिलिन है, ये अपने पेशेंट को देनी है 250 mg, और वो भी 4 डोजेज में। अच्छा, अगर पेशेंट आपका आ गया पेंसिलिन एलर्जिक, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर पेंसिलिन एलर्जिक है पेशेंट, पेंसिलिन एलर्जिक है, तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को दे देनी है एरिथ्रोमाइसिन दे दें, या फिर आप सेफेलोस्पोरिन दे दें। ये वाली चीज़ें होंगी। अब वहाँ पे अब हमारा जो है पेशेंट जो है उसके वो जो मेजर सिम्टम्स थे हमारे यहाँ पे, वो ये वाले थे ना हमारे, ये जोन्स क्राइटेरिया में। तो अब पेशेंट अगर है आपका, पेशेंट को है आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस आपने किससे ट्रीट करनी है, एस्पिरिन के साथ। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना, हमारा NSAID होता है, तो इन्फ्लेमेशन को ये यहाँ पे हमारी कम करेगी। तो एस्पिरिन आपने कितनी देनी है, 60 to 100 mg देनी है आपने पर kg पर डे। मतलब 1 kg के हिसाब से आपने 60 to 100 mg देनी है इसकी। और उसके बाद हमारा पेशेंट जो है, ये कार्डाइटिस है पेशेंट को, कार्डाइटिस को आपने किसके साथ ट्रीट करना है, इसकी मुझे कलर चेंज करने दें। कार्डाइटिस को हमने ट्रीट करना है स्टीरॉइड्स के साथ। अब स्टीरॉइड्स में हमारी क्या आ जाती है, ये हमारी प्रेडनिसोलोन। अब प्रेडनिसोलोन क्या है, वो हमने 1 to 2 mg जो है पर kg पर डे देनी है। और उसके अलावा वो हमने डिवाइडेड डोजेज में देनी होती है। और उसके बाद अगर पेशेंट जो है, अब ये नोड्यूल्स भी, मतलब ये वाले तो सारे ठीक हो जाएंगे। अब पेशेंट को तो ये एक और भी मतलब मेजर आ रहा है इसके अंदर, साइडनहाम कोरिया। तो कोरिया को आपने किसके साथ ट्रीट करना है, इसमें आपने दे देना है पेशेंट को, सबसे पहले जो है ना, मतलब वो आपने देनी है फिनोबार्बिटोन। और उसके बाद अगर इसे मतलब नहीं हो रहा, फिर हेलोपेरिडोल, और लास्ट पे क्लोरप्रोमाजीन। मतलब इन तीनों में से आपने कोई भी दे देनी है पेशेंट को। और उसके बाद हाँ, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ESR नॉर्मल आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, एस्पिरिन को थोड़ा थोड़ा सा कम करते रहना है, और स्टीरॉयड को भी कम करते रहना है। जब आप पेशेंट का करवाएंगे ना दोबारा से ESR, मतलब CBC करवाया, ESR कम आया, तो आपने एस्पिरिन को टेल ऑफ करते रहना है।
और उसके बाद एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इसकी ये है कि आपका जो पेशेंट आता है ना रूमेटिक फ़ीवर का, इसमें आपने शुरू में पेशेंट को ट्रीट किया। अगर पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मतलब खुद को ट्रीट नहीं करवाया, पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ, तो उसमें अब क्या हो जाएगा, पेशेंट का जो है आपके ये जो एस्कॉफ बॉडीज़ हैं ये बॉडी के अंदर ही रह जाएंगी। 15 से 20 साल बाद ये क्या करेंगी, आपको मतलब फाइब्रोसिस वगैरह के सिम्टम देंगी, वो स्टीनोसिस वगैरह आ जाएगी आपके पेशेंट के अंदर। और अगर मतलब आपने ट्रीट किया भी है पेशेंट को और आपके ये रह गए अंदर आपके एस्कॉफ बॉडीज़, तो ये क्या करेंगी, आपको लेट मैनिफेस्टेशन दे देंगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट आपको उसके सिनेरियो में कैसे देंगे आपको, वो ये कहेंगे कि आपका एक पेशेंट है, उसके अब वहाँ पे वो आपको ना सिम्टम देंगे सारे के सारे, आपको यूँ लग रहा होगा कि पेशेंट को है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, लेकिन वो अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट दे देंगे अंदर कि वो प्रोफाइलैक्सिस ले रहा है। मतलब वो डिज़ीज़ जो है ना उसे पहले हुई थी एक दफ़ा, तो अभी वो क्या है उसकी प्रोफाइलैक्सिस पे है। तो प्रोफाइलैक्सिस जो हमारा लॉन्ग टर्म चलता है ना वो हमारा चलता है रूमेटिक फ़ीवर का। अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है 35 साल की उम्र में और वो ये बताता है कि मैं मतलब छोटा था तब मुझे यहाँ पे ना ये टीके लगते थे आपके ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए, तो अब उसमें क्या है कि मतलब बाद में मैंने छोड़ दिया और अब उसको क्रोनिक मैनिफेस्टेशन आई है पेशेंट के अंदर, तो उसमें अब क्या होगा कि हमारी ये जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इसके सिम्टम्स नज़र आएंगे, वो हम आगे करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक चीज़ याद रखनी, रूमेटिक फ़ीवर जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाती है पेशेंट को। तो अगर आपका क्या है, पेशेंट को एमसीक्यूज़ में उन्होंने सिर्फ बता दिया कि ये पेशेंट जो है ना आपका वो है मतलब सारा आपको लग गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस को आपने पिक नहीं किया, तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा। ये पिछले दिनों में एक मैं एमसीक्यू कर रहा था, उसमें यही हिसाब हुआ मेरे साथ। तो अब उसके अलावा अब आपने जो पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस देनी है ना, वो आपने किस चीज़ में देनी है। अच्छा वो आप दे सकते हैं, आप वही अपनी बेंजाथीन बेंजाइल पेंसिलिन, और वो आपने मंथली देनी है। बेंजाथीन बेंजाइल पेंसिलिन ये बीबीपी में लिख रहा हूँ, तो ये आपने देनी है मंथली। और वही जो हमने वहाँ पे देखे थे इसके यूनिट्स 1.2 माइक्रो यूनिट्स, ये मिलियन यूनिट्स। और उसके अलावा आप जो है जो आपका पेशेंट है वो आपका है पेंसिलिन एलर्जिक, तो आपने क्या करना है, पेंसिलिन एलर्जिक को पेशेंट जो है ना उसको आपने सल्फाडायाजीन दे देनी है, सल्फाडायाजीन। और सल्फाडायाजीन जो है अगर इससे भी पेशेंट एलर्जिक है तो फिर आपने चले जाना है एरिथ्रोमाइसिन की तरफ। तो ये सारा था इसमें। और वही मैं दोबारा से आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर पेशेंट आपका सारा जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट अगर आपका दे रहे हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वो ऐसे करेंगे कि इसके सारे सारे सिम्टम दे देंगे, मतलब आपको लग रहा होगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को पिक करेंगे, लेकिन क्या है कि वो उन्होंने अब दिया था कि वो प्रोफाइलैक्सिस पे था, तो प्रोफाइलैक्सिस को पिक ना करने की वजह से आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा। तो वो याद रखना है, रूमेटिक फ़ीवर की प्रोफाइलैक्सिस चलती है, उसमें हम ये हम देते हैं अपनी ये पेंसिलिन देते हैं, या फिर सल्फाडायाजीन या फिर रिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो ये था यहाँ तक हमारी इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बाकी ये आपने मतलब सारा हमने कर लिया यहाँ पे तकरीबन। और उसके अलावा यहाँ पे हमने ये सारा यहाँ पे देख भी लिया, ये हमारा प्रोफाइलैक्सिस हो रही है पेशेंट की, एंटी एसओ बढ़ी हुई है, एएसओ बढ़ी हुई है इसके अंदर, एशकोफ सेल्स आ गए। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जोन्स क्राइटेरिया हो गया, हमारा माइनर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया उसका हो गया। उसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या नज़र आएगा, तो वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने बता दिया है आपको साथ साथ ही। उसके अलावा मालिक्यूलर मिमिक्री हमारी आती है मायोसिन के साथ, उसके अलावा दूसरी चीज़ों के साथ। और उसके अलावा ये हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर साइडनहाम कोरिया है पेशेंट को, कार्डाइटिस है, आर्थराइटिस है, तो ये वाली सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। एंड अगली वीडियो हमारी जो होगी वो इंशाल्लाह हम उसके अंदर जो हमारी रूमेटिक फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को क्लियर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।